जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करने हैं एडवांस मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा क्या है, ज्योमेट्री। ओके गाइस, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो पूरे एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री एक साइड और पूरा एडवांस मैथ्स एक साइड, मतलब ज्योमेट्री का इतना वेटेज है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, वो है आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन। क्योंकि इससे 20 से 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन में से आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इस साल लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आए थे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से आए थे। उसके बाद सीजीएल प्री और सीएचएसएल के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सीपीओ में 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ टोटल 50 क्वेश्चन। और सीजीएल मेंस में भी 100 में से 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं। देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही दो एग्जाम के अंदर इन दोनों का वेटेज लगभग 10%, और यहाँ पे तो टोटल 20 और 30% का वेटेज दिया गया है। समझ गए? तो बच्चों, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। अगर मैं आज शुरू भी अगर मैं आज आपको टॉपिक ले ले रहा हूं तो लगभग 2.5 से 3 महीने जाएंगे केवल ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। समझ गए? तो ज्योमेट्री को साथ में पढ़ते रहो। और अगर अभी तक आपने सीडीएस के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया है तो ज्योमेट्री के साथ में ट्रिग्नोमेट्री को भी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरी सिखा दी। केवल उसके 2 टॉपिक बाकी है, हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमा मिनिमा। बस यही 2 टॉपिक बाकी है आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो भी मैं जल्दी से सिखा दूंगा। लगभग 80% ट्रिग्नोमेट्री मैंने सिखा दिया है। ओके बच्चों, तो इस ज्योमेट्री के साथ में अगर आपने कोई और टॉपिक नहीं पढ़ के रखा तो उसको ही पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि आपके पास अप्रोक्स 4 महीने का समय है अपने सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। आपका जो सीडीएस है वो है आपका 10 अप्रैल 2022 को आपका सीडीएस है। मेरे बर्थडे के जस्ट एक दिन बाद आपका एग्जाम है। ओके बच्चों, तो देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है हम लोग का। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज, ट्राई एंगल। तीन साइड से बनने वाला एक तीन साइड से बनने वाला एक ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स होती हैं। ओके, चलो, ये कहाँ आ गया? ये तो थोड़ा आगे हो गया। देखो अभी, देखो यहाँ पे, वेट। ये देखो, ये जो मेरा ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ आपसे तो इस ट्रायंगल को आप लोग ध्यान से देखो। ओके, तो इस ट्रायंगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहे तीन तीन वर्टेक्स ए बी और सी। देखो, ये जो पॉइंट यहाँ पे है ना, इन पॉइंट्स को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इनको? वर्टेक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है मेरे? यहाँ पे मेरे है 3 वर्टेक्स। क्या है? यहाँ पे 3 वर्टेक्स है। और यहाँ पे साइड्स कितनी है? यहाँ पे 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स है, और तीनों साइड से हम लोग एक एक एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे? यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड्स हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ 3 एल्टीट्यूड, देखो यहाँ पे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। समझ गए? और ये एल्टीट्यूड क्या होते हैं? अपने साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये क्या होते हैं? अपने साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, चलो, ये तो आगे की बात होगी। देखो अभी यहाँ पे मतलब क्या होता है? देखो, ये क्या मेरा? ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। मैंने यहाँ पे माना देखो यहाँ पे, ये बी के सामने वाला साइड को मैंने नाम दिया स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को नाम दिया मैंने स्मॉल सी, और ए के सामने वाले साइड को मैंने नाम दिया स्मॉल ए। समझ गए? बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, और ए के सामने स्मॉल ए। तो यहाँ पे मुझको क्या मिल गया? मुझको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल गई। और यहाँ पे देखो, तो ये इनके क्या दिए? ये इनके एंगल्स भी दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं? इनके एंगल्स यहाँ पे दिए हुए। ये क्या मेरा? ये मेरा है एंगल बी, और ये जो मेरा है ये मेरा है एंगल सी, ये मेरा एंगल ए है। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये मेरा है एंगल सी। ओके, ये क्या मेरा? ये मेरा है एंगल सी। अब देखो यहाँ पर, अब आप सबको मालूम है कि यहाँ पे जो मेरा ये होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 180 डिग्री होगा।
वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ने जाते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बढ़ते हैं पढ़ते हैं आगे फिर। देखो अब यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ट्रायंगल्स के हाइट की। किसकी? ट्रायंगल्स के हाइट की बात करते हैं हम लोग। देखो हम्म, मैंने माना कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ओके, चलो देखो, अब अगर मैं इस बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी मानता हूँ, सी के सामने स्मॉल सी, और ए के सामने स्मॉल ए, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ए से, यहाँ पे मैंने वर्टेक्स ए से, मैंने मैंने वर्टेक्स ए से यहाँ पर साइड ए पर एक मैंने लाइन मारी जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, जो क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। ओके, चलो, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। तो ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने इसको नाम दे दिया, H1। क्या हुआ, मैंने इसको नाम दे दिया H1। और इसके नीचे साइड का नाम क्या है, इसका नाम है एंगल, इसका नाम है ए। तो अगर मैं आपसे इसका एरिया पूछूं, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछूं मैं आपसे, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे बेस कितना है मेरा, हाफ इंटू एरिया इंटू H1, मतलब हाफ AH1। ओके, देखो बच्चों, अब अगर यहाँ पे किसी ने ऐसा डाउट पूछा, सर ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही क्यों होता है, तो देखो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मुझे ऑफलाइन में ऐसे डाउट्स बहुत आए हैं कि सर ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही क्यों होता है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही क्यों होता है। समझ गए? तो ऐसे फालतू वाले डाउट ना मन में रखो ही मत, आपको एग्जाम पास करना है बस। तो उसके लिए जितना मैं सिखाऊं उतना ही पढ़ के जाओ। समझ गए? तो ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझको मुझको यहाँ पे कितना मिल गया, हाफ AH1। अब मानो अब मानो मैंने यहाँ पर एक साइड यहाँ पे खींच दी मैंने बी, इसका कलर ले लेते हैं पिंक। ओके, देखो, मैंने वर्टेक्स बी से मैंने वर्टेक्स बी से साइड बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है। ओके, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉन किया, और इसको नाम दिया मैंने H2। इसको नाम क्या दिया मैंने, इसको मैंने नाम दिया H2। तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मुझको इसको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू H2। ओके, कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ना वर्टेक्स सी से, मैंने क्या किया, मैंने वर्टेक्स सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मैंने वर्टेक्स सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर। देखो, और इसने भी क्या किया, इसने भी अपने साइड सी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ये यहाँ पे बनाई, और मैंने इसको नाम दे दिया H3। तो यहाँ पे मुझको एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू सी इंटू H3 मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसमें किसी को कोई शक यहाँ पे किसी को? बिल्कुल भी नहीं। माइक को क्या हो गया? ठीक है, देखो, यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये सब जो एल्टीट्यूड्स मैंने यहाँ पे खींचे हैं, ये सब मैंने एक ही ट्रायंगल के अंदर लिए हैं।
मतलब सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा, मतलब सबका एरिया क्या होगा यहाँ पे, बराबर होगा। मतलब हाफ इंटू ए इंटू एच वन इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू एच टू इक्वल्स टू हाफ इंटू सी इंटू एच थ्री इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट छोड़ो, बाद में लिखते हैं। देखो, अब अगर मैं यहाँ से हाफ हाफ हर जगह से निकाल दूं, तो ये यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा, a इंटू एच वन इक्वल्स टू बी इंटू एच टू इक्वल्स टू सी इंटू एच थ्री इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब एक बात समझ रहे हो आप, कि हमेशा बेस और हाइट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब बेस इंटू हाइट का जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, बेस इंटू हाइट का जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ ट्रायंगल। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ ट्रायंगल। आप कहीं से भी बेस लो और उसके सामने वाले वर्टेक्स से उसकी हाइट लो, तो उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, जो कि सीडीएस में पूछा भी जा सकता है। समझ गए? यही होते हैं कंसेप्ट जो सीडीएस उठा के पूछ लेता है, छोटे छोटे कंसेप्ट, कि शायद बच्चों को ये शायद बच्चों को मालूम ना हो। समझ गए? तो पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। समझ गए? बेस इंटू हाइट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या था, मेरे पास था ए एच वन इक्वल्स टू बी एच टू इक्वल्स टू सी एच थ्री। अब अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/H1 1/H2 और यहाँ पे 1/H3 मुझको मिल जाएगा। और अगर मैं सेम H1 रेशियो H2 रेशियो H3 निकालना चाहूँ, तो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इस रिजल्ट को गलती से भी भूल ना जाना। समझ गए? इस रिजल्ट को भूले तो धोखा मिल जाएगा आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। अब देखो यहाँ पे, अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हाइट हमेशा सेम क्यों होती है। हाइट मतलब कि आप अगर एक एल्टीट्यूड से दूसरे एल्टीट्यूड तक हाइट लेते हो तो वो हाइट हमेशा सेम होती है। और ट्रायंगल हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही ड्रॉ किया जा सकता है। ट्रायंगल हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ, देखो। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन लिया, एक लाइन ये और एक लाइन ये। ओके, देखो। और मैंने इनके बीच में क्या किया, मैंने इनके बीच में ट्रायंगल ड्रॉ किया। रहने दो, ये इसका साइड रहने दो। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ से हाइट लेता हूँ, अब अगर मैंने ये हाइट यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया। ये क्या हो गया, तो कोई दूसरा खींच देते हैं। देखो, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। ओके, इसने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। और अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन मारूं जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ऊपर वाले लाइन के साथ में, और यहाँ पे एक मैंने लाइन मारा जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाती है। ओके, मैंने इसको बोला कि ये मेरा H1 है, ये मेरा H2 है और ये मेरा H3 है। तो क्या यहाँ पे मेरे तीनों H1 H2 और H3 क्या बराबर नहीं हुए, H1 H2 और H3? तो ये एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, कि जो आपका एक ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, आपका ट्रायंगल हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही ड्रॉ किया जाता है। आपका ट्रायंगल हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही ड्रॉ किया जाता है। इसमें कोई शक आपको नहीं ना? बिल्कुल भी शक नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये वाली प्रॉपर्टी।
इसको भूलना मत, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ओके चलो देखो, अभी अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर। ये बहुत ही मतलब कि एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि आप सबको शायद मालूम ही होगा। बेस्ड ऑन अ साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल, हम लोग ट्रायंगल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो उसके साइड के बेसिस पे और एक उसके एंगल के बेसिस के ऊपर। देखो अब स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। हिंदी में लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि ये पिक मैंने गूगल से ली है। स्केल एंड ट्रायंगल मतलब क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका तीनों जो साइड्स होते हैं वो बराबर नहीं होते। इसके अंदर आपके तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। और अगर तीनों साइड्स बराबर नहीं है तो आपके यहाँ पे जो तीनों एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। समझ गए? अगर आपके तीनों साइड्स बराबर नहीं है तो आपके तीनों एंगल्स बराबर नहीं होंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या आता है ये, आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, और दो साइड्स इक्वल होने की वजह से उन साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। ये आपका क्या होता है, सम, ये आपका क्या होता है, समद्विभाजक। इसका हाँ समद्विबाहु त्रिभुज। इसका हिंदी क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो हिंदी ना थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है अगर देखी जाए तो। बोलने के लिए सिंपल है, क्योंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स मिक्स करके बोलते हैं। बट अगर प्योर हिंदी में जाए, अगर हम लोग प्योर हिंदी में जाते हैं ना, तो इंग्लिश इज ए सिंपल लैंग्वेज। समझ गए? देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो थोड़ा सा ना पिक को ऊपर ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा जाने दो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख ले हिंदी इसका, और ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गए? कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है ना? के केलन में क्या होता है, तीन एंगल्स अलग, तीन साइड्स अलग। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड सेम, दो एंगल सेम। इक्विलेटरल में क्या होता है, इक्विलेटरल में क्या होता है आपका, तीन साइड सेम और तीन एंगल सेम। अब उसके बाद आते हैं हम लोग बेस्ड ऑन एंगल। किसके ऊपर, बेस्ड ऑन एंगल के ऊपर। देखो एंगल के ऊपर क्या आता है, एक आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनेंगे दे आर लेस देन 90। अगर यहाँ पे ये तो थोड़ा लाइट हो गया। देखो अगर यहाँ पे ये मेरा थीटा 1 है, ये मेरा थीटा 2 है और ये मेरा थीटा 3 है, तो मेरे तीनों एंगल्स की वैल्यू मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 मेरा क्या होगा, दे ऑल आर लेस देन 90। मतलब थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 ऑल आर लेस देन 90। ये तीनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से लेस होंगे। समझ गए? फिर उसके बाद ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर आपका जो ये क्या होगा, ये एक एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री से बड़ा होगा। और जो एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, मैंने माना कि ये मेरे एंगल थीटा नहीं अल्फा ले लेता हूँ। मैंने माना कि ये मेरा अल्फा है। अरे यार ये कौन सा रंग आ गया, देखो। मैंने माना कि ये अल्फा है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड मैंने माना कि इसको, ये मेरा सी है। तो सी इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होगी। सी क्या होगी, इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। रीजन मत पूछना, इमेजिन करके देखो कि एंगल जितना बड़ा होगा सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। समझ गए? चलो अब ये आ गया हमारा एक फेवरेट ट्रायंगल, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है इसका, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है आपका। तो वो मेरा कौन सा बन जाता है, वो मेरा बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाता है, वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? आई होप होना भी नहीं चाहिए डाउट, क्योंकि इतने सिंपल टॉपिक है जो आपने अपने स्कूल लाइफ में तो पढ़े ही होंगे। ओके चलो, अब इसके बाद ना मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। वेरी बेसिक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाँ ग्रीन ले लेते हैं, चलो देखो।
मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे 20 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री, 52 डिग्री, 39 डिग्री और 89 डिग्री। लिखते चलो मेरे साथ आप लोग, 50 डिग्री, 10 डिग्री और 120 डिग्री। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये 45 डिग्री, 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। चलो अब आपका काम ये है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से डिग्री का एंगल कौन सा ट्रायंगल बना रहा है। मेरा एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स 20, 70 और 90 है, तो 90 देखते ही आपको समझ आना चाहिए वो क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। वो क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है मेरा, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक बात और है कि आपके बाकी दो एंगल्स का सम, अगर आपके बाकी दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल के सम के बराबर होता है तो वो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वो भी आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर बाकी दो एंगल्स का सम, अगर बाकी दो एंगल्स का सम सबसे बड़े एंगल के सम के बराबर है, सबसे बड़े एंगल के बराबर है, जैसे देखो यहाँ पे क्या मेरा 20 डिग्री है, ये मेरा 70 डिग्री और ये मेरा क्या है 90 डिग्री है। अगर बाकी दो एंगल्स का सम जो छोटे हैं, बाकी दो एंगल्स का सम अगर सबसे बड़े एंगल के बराबर है तो वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट्स के अंदर लिखिए कि बाकी दो एंगल्स का सम, बाकी दो एंगल्स का सम अगर सबसे बड़े एंगल के बराबर है तो वो मेरा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कोई शक इसके अंदर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो मार खाओगे। देखो अभी, अब इसके बाद ये मेरा क्या होता है, देखो अगर इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का सम सबसे बड़े एंगल्स के बराबर, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका सम क्या मिल रहा है मेरे को, 9 2 11 कैरी 1 5 3 8 1 9, 9 9 2 11 5 3 8 1 9, इट इज ग्रेटर देन 89 डिग्री। मतलब बाकी दोनों छोटे एंगल्स का सम क्या है, बाकी दोनों छोटे एंगल्स का सम क्या है, बड़े एंगल से बड़ा है। मतलब यहाँ पे जो बड़ा एंगल है वो क्या है, यहाँ पे जो बड़ा एंगल 89 डिग्री है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा एंगल 89 डिग्री है वो बाकी दो एंगल्स के सम से क्या है, छोटा है। अगर कभी ऐसा सीन बन जाए, अगर बाकी दो एंगल्स के सम, बाकी दो एंगल्स का सम सबसे बड़े एंगल से बड़ा निकल जाए तो वहां पे वो क्या बन जाएगा मेरा, वो मेरा बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो सिंपली इसको याद रखने का एक ही मेथड है कि देखो सबसे बड़ा जो एंगल है वो बाकी दोनों के सम से बड़ा ही क्यों छोटा है, अगर छोटा हुआ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो 50 प्लस 10 ये क्या हो रहा है, मेरा 60 है, बट यहाँ पे जो मेरा सबसे बड़ा एंगल है वो क्या है, दोनों के सम से बड़ा है। मतलब ये क्या बन जाएगा मेरा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा मेरा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ गए। अब ये जो तीसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये तो सबसे सिंपल है यार, 45 45 90, दो का सम क्या है मेरा, एक तो 90 डिग्री है और ये क्या है मेरा, दो एंगल्स भी मेरा क्या है, सेम है। मतलब ये क्या बन जाएगा मेरा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई शक नहीं है ना। ये भूलना मत, ये भूलना मत आप लोग कि मैं आपको लिखवा दूं एक बार, नहीं छोड़ो, ये आप लोग ना अपने अपने मन से खुद बना के लिख लो, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अपनी अपनी रहनी चाहिए नोट्स के अंदर। ये आप लोग खुद से लिख लोगे और इसके टाइप नोट्स आपको बड़े जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन वो टाइप नोट्स ऐसे नहीं होंगे जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक फॉर्मेशन में रहेंगे, आपको सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हुए रहेंगे, ट्रायंगल्स वगैरह डायग्राम बना हुआ होगा बस। बाकी नोट्स आपको अपने खुद से ही बनाने चाहिए। देखो किसी के नोट्स को रिफर करना अच्छी बात है, बस उसके नोट्स को कॉपी कर लेना ये गलत बात है यार। अपने नोट्स खुद बनाओ, अपनी समझ के हिसाब से बनाओ अपने नोट्स, क्योंकि रिवीजन के दिन वही काम आने वाला है। समझ गए। देखो एग्जाम के दिन उसी बच्चे को टेंशन होती है जिसने बहुत पढ़ाई की हो, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी जिसने कुछ पढ़ा ना हो।
जिसने सब कुछ पढ़ के रखा है उसको टेंशन होगा रिवीजन का, बस समझ गए, उसको टेंशन होगा सिर्फ रिवीजन का। और मैं आपको बोलूंगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है आपके पास पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, क्योंकि लास्ट का 1 मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है। अब देखो यहाँ पे 3 मंथ्स के अंदर मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। ज्योमेट्री, 3D, और आपका DI, और जो अलजेब्रा हमारा बाकी है, बस ये मेरे मेजर फोकस रहेगा इन टॉपिक्स के ऊपर कि आपका ये खत्म करवाना है मेरे को। जियो, 3D, DI, अलजेब्रा। 3D के लिए 1 मंथ इनफ है, DI के लिए 10 दिन इनफ है, अलजेब्रा के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 दिन। ओके, क्योंकि ज्योमेट्री तो इन सबके साथ में चलता रहेगा। जब मेरा 3D 3D ओवर होगा, रुको गाइस, देखो जब मैं जियो के साथ में 3D चालू करूंगा, 3D कंप्लीट होते ही मैं DI पे जाऊंगा, और DI कंप्लीट होते ही मैं अलजेब्रा पे जाऊंगा, और सबसे लास्ट में आपको सिखाऊंगा लॉगरिथम, जो मैं सिर्फ एक दिन लूंगा, बस एक ही दिन लूंगा मैं, समझ गए। क्योंकि मैं देखो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस सिखाने की गारंटी बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, बट जितने टॉपिक मैं सिखा रहा हूँ ना, उससे आपको 80+ क्वेश्चन आएंगे। कितने? 80+ क्वेश्चन। अगर आप लोग बोलोगे सर सर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो बच्चा लोग, वो सब अरिथमेटिक के टॉपिक है, जिनका वेटेज अभी ना 20 क्वेश्चन से भी घट चुका है। अरिथमेटिक 20 क्वेश्चंस के ऊपर जाता ही नहीं है, टच ही नहीं कर पाता वो, क्योंकि यूपीएससी अब डालता ही नहीं है। यूपीएससी देखना चाहता है कि बच्चों का टेक्निकल माइंड कैसा है, बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में एडवांस मैथ्स पे उनका अप्रोच कैसा रहता है, इसलिए उसने तो एडवांस मैथ्स के 80 टॉपिक दिए हैं, मजाक थोड़ी ना ये सब, समझ गए। इसीलिए मैं एडवांस मैथ्स को पहले लूंगा, और मेरे साथ बने रहो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार आपका बस एग्जाम के पहले खत्म करवा दूं मैं, आपके 10 अप्रैल के पहले, समझ गए। CDS2 थोड़ा सा टफ आया था, मतलब उतना भी पेपर टफ नहीं था, बट लेंदी था, कैलकुलेशन बहुत था उसके अंदर, और उसके अंदर 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, और एक क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग था, समझ गए। तो अगर आपने वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहेंगे ना गाइस, तो डेफिनेटली आपको उसके मार्क्स मिलने ही वाले, फ्री के मार्क्स, अगर वो 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए रहेंगे। चलो, तो बढ़ते हैं आगे, ये सब निकाल दूं मैं। ओके, तो आई होप कि आप सबको यहाँ तक का अच्छे से समझा होगा। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। किसका? सीजीएल प्री का क्वेश्चन है आपका। सीजीएल प्री में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स का जो मान है वो क्या है? इंटीजर है। इन ट्रायंगल्स वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स आर इंटीजर, which one of the following cannot be the proportion of their measures, मतलब इनमें से किस एंगल का माप ट्रायंगल का रेशियो नहीं बन सकता, समझ गए। मतलब ये जो एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एंगल्स ट्रायंगल कभी बनाएगा ही नहीं। तो सबसे बेसिक बात है, आप सबको मालूम क्या है कि एंगल्स का जो सम होता है A+B+C, वो क्या होता है? मेरा 180 डिग्री होता है। मतलब मेरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये क्या है? ये इन तीन एंगल्स का ही रेशियो दिया हुआ है। मतलब कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरा एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का ही रेशियो दिया हुआ है। ओके, तो मतलब इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 180 का मल्टीपल होगा, इन शॉर्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहला रेशियो मेरा दिया हुआ 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 मेरा 180 का मल्टीपल है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये लोग ने पूछा है कौन सा नहीं हो सकता है। 4 3 7, 7 5 12, 12 ही मेरा 180 का मल्टीपल है, ये भी नहीं हो सकता।
7 6 13, 13 5 18, 18 भी 180 का मल्टीपल है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर ये क्या मेरा 7 6 13, 13 और 8 21, 21 मेरा 180 का मल्टीपल नहीं है, तो यही मेरा आंसर होगा। ये क्या होगा, यही मेरा आंसर होगा। 6 7 8 इस रेशियो का एंगल कभी ट्रायंगल नहीं बनाएगा, इस रेशियो का एंगल कभी ट्रायंगल नहीं बनाएगा। आप चाहिए तो इसको एक एज अ रिजल्ट के रूप में भी याद रख सकते हो कि 1 2 3 3 4 5 5 6 7 बनाते हैं, बट 6 7 8 कभी नहीं बनाते कोई ट्रायंगल, अगर ये एंगल का रेशियो दिया तो। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो बेस्ट क्वेश्चन है ये भी आपका, ये आपका पूछा गया था कहाँ पर, ये आपका पूछा गया था CHSL के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि if the ratio of angles of a triangle is 59 32 91 then the type of a triangle is। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 59 32 91 दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे इस ये जो एंगल दिया हुआ ये किस ट्रायंगल्स के एंगल है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़े एंगल को छोड़ दो, बाकी दो एंगल्स को देखो कि उनका सम करने पे क्या आता है। इन दोनों का सम करने पे क्या मिलता है मुझको, 91 मिलता है। इन दोनों का सम करने पे क्या मिलता है मुझको, 91 मिलता है। और ये इसके बराबर है, बराबर है तो मैंने क्या बोला था आपको, क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा इसका आंसर। कि अगर बाकी दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल के बराबर हो तो वो क्या बनता है मेरा, वो मेरा बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब आप में से कोई बोलता रहेगा सर राइट एंगल ट्रायंगल में तो एंगल 90 डिग्री का होता है। मैंने क्या बोला बच्चों, ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में ये लोगों ने कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, कुछ कैंसिल किया होगा। हमको केवल अपने प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है कि बाकी दो का सम तीसरे के बराबर है या नहीं, छोटा या फिर बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे एंगल लिखता हूँ A B और C, अगर C मेरा A+B से बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, और अगर C मेरा A+B के सम से छोटा है तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, और अगर C मेरा A+B के बराबर है, अगर C मेरा मतलब सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल्स का सम के बराबर है तो वो क्या बन जाएगा मेरा, वो मेरा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा वो, तो आई आई होप आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा। C इक्वल्स टू A+B, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कोई डाउट आपको इसके अंदर नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलो। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है कौन से, MTS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। यदि किसी ट्रायंगल के कोणों का अनुपात 18 31 43 है तो त्रिभुज का प्रकार क्या है। कोण का अनुपात दिया है, फिर से लोग ने क्या दिया है आपको, एंगल्स का रेशियो दिया है। क्या दिया है यहाँ पे देखो, 18 31 43। मैंने क्या बोला है, हमेशा बाकी दोनों एंगल्स का सम निकालो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 49 मिलेगा। और ये क्या है मेरा, सम मेरा बड़ा है किससे, सबसे बड़े वाले एंगल से। सम मेरा क्या है, बड़ा है सबसे बड़े वाले एंगल से, मतलब 18 + 31 इट इज ग्रेटर देन 43। सम बड़ा है तो क्या आता है, मैंने क्या बोला था आपको, इट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको सम दे दूं 18 20 18 29 एंड 50, मैंने आपको सम दिया, तो अब ये बताओ कि ये मेरा कौन सा ट्रायंगल बनाता है। ओके देखो यहाँ पे यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा, ये 8 8 16 17 कैरी 1 एक 47। अब इसका ये सम क्या, ये सम मेरा क्या छोटा है सबसे बड़े एंगल से, तो ये क्या मेरा, ये मेरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये क्या मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये क्या मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। चलो, C इज ग्रेटर देन A+B, तो ये क्या, रुको इसको ना मैं अच्छे से लिख देता हूँ।
रीजन के रूप में यहाँ पे C is greater than A plus B, it is an obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. और अगर C मेरा छोटा हुआ तो if C is less than A plus B, then acute angle triangle. समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो ये देखो, अब इसके पहले एक कंसेप्ट पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे लिखो, नोट करके यहाँ पे लिखो आप लोग। किसी भी ट्रायंगल के सबसे बड़े एंगल के सामने वाली भुजा के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी और सबसे एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? मेरी सबसे छोटी भुजा होगी। सबसे छोटी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा आएगा यहाँ पे। भुजा सबसे छोटी भुजा होगी। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? देखो यहाँ पे, अब अगर आप लोग इसको आइडेंटिफाई करने जाओ कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूं। देखो, मानो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। ओके, देखो मैंने क्या बोला, ये देखो, ये मेरा वर्टेक्स क्या है? मेरा वर्टेक्स ए है। ये मेरा वर्टेक्स बी है। ये मेरा वर्टेक्स सी है। ओके, चलो देखो यहाँ पे, अभी क्या मेरा ट्रायंगल ए बी सी है। अब यहाँ पे क्या है? देखो, ये मेरा एंगल बी है। ये क्या मेरा? ये मेरा एंगल बी है। ये मेरा एंगल ए है। और ये मेरा एंगल सी है। बी के सामने वाली भुजा क्या होगी? बी होगी। सी के सामने वाली भुजा क्या होगी? इसको दूसरा रंग से लेता हूँ। बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, और ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए। मैंने माना लेट एंगल ए इज लार्जेस्ट, और ले लो एंगल सी इज लार्जेस्ट। एंगल सी इज लार्जेस्ट एंगल एंड एंगल बी इज स्मॉलेस्ट एंगल, मैंने ये मान लिया। तो इससे क्या मालूम पड़ता है मुझको कि जो एंगल मेरा सबसे बड़ा होगा वो साइड सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? C इज माई लार्जेस्ट साइड। C इज माई लार्जेस्ट साइड। और यहाँ पे B क्या बन जाएगा मेरा? B मेरा बन जाएगा स्मॉलेस्ट साइड। B क्या बन जाएगा मेरा? स्मॉलेस्ट साइड बन जाएगा। और ये जो वर्टेक्स मेरा A है, ये इन दोनों के बीच में लाई करने वाला है। अगर C मेरा सबसे बड़ा है, मतलब C इज ग्रेटर देन A एंड A इज ग्रेटर देन B, क्योंकि B मेरा सबसे छोटा है, मतलब A क्या रहेगा मेरा? A मेरा B से बड़ा होगा लेकिन C से छोटा होगा। समझ गए? A क्या रहेगा मेरा? B से बड़ा रहेगा लेकिन A से छोटा रहेगा। ये आपको समझ में आ गया? कोई डाउट मत रखना इसके अंदर कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाली एंगल क्या होगी? सबसे छोटी होगी। और ये जो एंगल ए है, ये क्या आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा।
समझ गए, जो बी से बड़ा होगा लेकिन सी से छोटा होगा। समझ गए, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो सीजीएल प्री में पूछा गया था उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरा, देखो क्वेश्चन मेरा दिया गया है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। थोड़ा डायग्राम में बड़ा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, इफ ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल which is having angle B is greater than angle C, then which one of the following is true? ओके, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ना डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, यहाँ पे बोला इसने एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको बीच वाला एंगल कभी नहीं देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा ही देगा, क्योंकि बीच वाला एंगल क्या है मुझको पता नहीं है। बीच वाला एंगल मुझको क्या है पता नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पे मान के रखता हूँ, चलो यहाँ पे देखो मैंने मान लिया कि ए अगर मेरा 60 डिग्री है, ए अगर मेरा 60 डिग्री है, ए अगर मेरे को बी इज माई स्मॉलेस्ट साइड हो गया। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे सी क्या है मेरा, सी मेरा ए से बड़ा है, मतलब ये 60 डिग्री से ज्यादा होगा। और बी क्या है मेरा 60 ए से छोटा है, मतलब ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री से कम होगा। समझ गए, सेम वही केस यहाँ पर है। अगर एंगल बी मेरा बड़ा है तो ये क्या रहेगा, ये मेरा होगा लार्जेस्ट एंगल। ये क्या होगा मेरा, ये मेरा होगा लार्जेस्ट एंगल। अगर ये मेरा लार्जेस्ट एंगल है तो बी क्या बन जाएगा मेरा, लार्जेस्ट साइड बन जाएगा। क्या क्या बन जाएगा, ये लार्जेस्ट साइड बन जाएगा। और मुझे कुछ नहीं देखना है आंख मूंद करके, मेरे को देखना है कि मेरा बी सबसे बड़ा कहाँ पर है। बी मेरा ना ही इसमें बड़ा है ना ही इसमें बड़ा है, सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में ही बी मेरा बड़ा है। तो एक केस और देखते हैं हम लोग। सी क्या है मेरा, सी मेरा है स्मॉलेस्ट एंगल। क्या मेरा ये स्मॉलेस्ट एंगल है। एग्जामिनर बीच वाला एंगल अगर कभी उसने दे दिया तो वो सबसे बड़ी गलती होगी, उसको क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। ओके, तो सी इज व्हाट, सी इज स्मॉलेस्ट साइड, सी इज व्हाट स्मॉलेस्ट साइड। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आपको, बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन सी। क्योंकि जो मेरा एंगल बी होगा, जो मेरा एंगल बी होगा वो क्या होगा, वो 60 डिग्री प्लस होगा। और जो मेरा एंगल सी होगा ये क्या होगा, ये 60 डिग्री से छोटा होगा। समझ गए, तो ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, कोई डाउट है, बिल्कुल भी नहीं। चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलो यहाँ से नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है, तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके अंदर, देखो नोट्स बनाते रहना, क्योंकि आप लोगों को नोट्स केवल इसके अंदर फॉर्मूलाज के फॉर्म में मिलने वाले हैं, और बाकी के नोट्स आपको खुद से ही बनाने पड़ेंगे। समझ गए, नोट्स आपको बाकी के खुद से ही बनाने पड़ेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया है कि बेस इंटू हाइट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसके उसके बाद क्या देखा, इनके साइड्स का रेशियो देखा हमने कि साइड्स और हाइट के रेशियो कहाँ से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे जो साइड और एंगल्स के ऊपर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये सब देखा। फिर उसके बाद में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आएगा वो आपके रियल कंसेप्ट होंगे इसके बाद वाले। देखो स्टार्टिंग में ना आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलने वाले हैं, और ज्योमेट्री का लेवल धीरे धीरे बढ़ने वाला है। जैसा आपने सोच के रखा होगा ज्योमेट्री, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा आगे। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और अगले लेक्चर में रिवाइज करके आना आज का। ओके, चलो बाय।